हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी ब्लॉग विनीत। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सबकी अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। कि 2 या 3 दिन से मैं कोई वीडियो लेके नहीं आ रहा था। मेरा एक्चुअली अरेंजमेंट था इंडिया गेट के आसपास, तो मैं अरेंजमेंट में बिज़ी था। डे और नाइट मेरी लगी हुई थी, तो आज मेरे को मौका मिला। तो मेरे पास जो कमेंट्स अभी आ रहे हैं वो नॉर्मली यही आ रहे हैं कि सर एक बार हम कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो बनाइए आप, कि आपका एग्ज़ाम कब हुआ था, कितने आपके मार्क्स थे, और फिर एग्ज़ाम के कितने महीने बाद आपका फिजिकल हो गया था, और उसके फिर कितने महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट आया था। देन आफ्टर डैट आपका जो मेडिकल हुआ था वो कब हुआ था। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने डाटा, जो कि मेरा एग्ज़ाम कब हुआ था, कैसे क्या हुआ था, कैसे प्रोसेस था। कि सबको पता है कि 2020 में नोटिफिकेशन आया था। तो मेरा जो सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था वो मेरा हुआ था 27 तारीख को। जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था वो मेरा हुआ था, सेकंड शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुआ था मेरा। तो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम बाई लक समझ लो या कैसे भी, पर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम सच में बहुत ज़्यादा आसान आया था, तो पर जिसका मैंने फ़ायदा भी उठाया था। तो सेकंड शिफ्ट के अगर हम अपने मार्क्स शेयर करना चाहता हूँ आज, तो मेरे मार्क्स लगभग इतने थे। जो मेरे इसमें रीजनिंग में थे वो 21 सम पॉइंट कुछ थे, और जो मेरे जीके में थे वो 31 पॉइंट कुछ थे, और मेरे पूरे कंप्यूटर में मेरा कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं रहा था। मेरे 4 या 5 के समथिंग स्कोर था कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर में मेरे को नहीं पता चला कुछ क्या करना था क्या नहीं करना। तो और उसके अलावा मेरे मैथ में लगभग 14 में से 15 थे, 15 में से 14 पॉइंट कुछ थे। मैथ मेरा लगभग सारा ही सही था, एक क्वेश्चन गलत था। तो ये मेरे मार्क्स थे, जिसमें से मेरा जो टोटल बन जाता था वो 71 पॉइंट कुछ बन रहा था। तो मुझे जो ग्रेस वगैरह लगा के नॉर्मलाइजेशन वगैरह होके 74.43 मिला था। तो ये मेरा टोटल मार्क्स था 74.43। तो मेरा एग्ज़ाम हो गया था। सभी को पता है कि कुछ काफ़ी टाइम एग्ज़ाम चले थे, फिर उसके कुछ टाइम बाद हमारा क्या है कि रिज़ल्ट आ गया था। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, मैंने फैमिली के साथ शेयर किया था। तो वो मेरे मोमेंट कि मेरी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। क्योंकि मेरा पहला एग्ज़ाम था जो मेरा क्लियर हुआ था, उसके बाद मेरा सीपीओ का हुआ था। तो जब उसके बाद ये हुआ कि मुझे पता चल गया था कि मेरे 74 समथिंग कुछ थे। तो मैंने उस टाइम पे कोई यूट्यूब वगैरह वीडियो नहीं देखी थी कि क्या कितनी कट ऑफ जा सकती है कितनी नहीं। तो मैंने उसी टाइम से अपनी फ़िज़िकल की तैयारी कर दी थी। फ़िज़िकल की तैयारी के लिए मैं अपने ही गाँव में, फ़िलहाल मैं बेसिकली हरियाणा गुड़गाँव का रहने वाला हूँ। तो मैंने अपने ही गाँव में रनिंग वगैरह की थी। तो रनिंग में मेरा गाँव क्या फ़ौजियों का गाँव कहलाता है। तो मैंने अपने ये जो अभी फ़ौजी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी करते थे मेरे गांव के लड़के, उनके साथ ही कर रही थी। तो उनकी रनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी, तो उनके साथ ही मैं रनिंग वगैरह करता था। तो उनके साथ मेरी रनिंग काफ़ी अच्छी होगी, लॉन्ग जंप वगैरह भी काफ़ी अच्छा होगा। मुझे थोड़ा सा ना अगर फ़ोबिया था तो लॉन्ग जंप का फ़ोबिया था। मुझे लॉन्ग जंप से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मुझे लगता था कि लॉन्ग जंप में शायद मेरा नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद जैसे कि पता था आपको कोरोना चल गया था, तो फिर एक बार आपको भी याद होगा तो डिले हो गया था, पोस्टपोन हो गया था जो हमारा था फिजिकल। तो हमारे वैसे फिजिकल अप्रैल में होने वाले थे, बट मेरा पोस्टपोन हो गया था। तो हमारे फिर जून में हुए फिजिकल। तो मेरा आज भी याद है, जो मेरा फिजिकल हुआ था वो हुआ था मेरा 28 जून को। और आपको याद है 29 या 30 जून को शायद आंधी आई थी। उस दिन काफ़ी बच्चे रहे थे फिजिकल में, बहुत तेज़ आंधी आई थी। तो मेरा 28 जून को था, तो शायद उस दिन से स्टार्ट हुए थे। 28 जून को था, तो मेरा ग्राउंड नंबर 3 वजीराबाद में मेरा फिजिकल हुआ था। और उसमें क्या है कि दौड़ तो मैंने अच्छे से मार दी थी, 5:47 5:45 में मार दी थी दौड़। उसके बाद दौड़ जो होती है, तो उसके बाद आपको क्या है कि लॉन्ग जंप पे लेके जाते हैं। अब लॉन्ग जंप पे लेके गए तो लॉन्ग जंप जो मेरा हुआ था पहले चांस में नहीं हुआ, दूसरे चांस में नहीं हुआ, तीसरे चांस में शायद मेरी आंखों में तो आंसू था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए ये जॉब कितनी वैल्यू रखती है। तो तीसरे चांस में जब पता नहीं कैसे ऊपर वाली की मेहर थी या कुछ थी, वो तीसरे चांस मेरा हो गया था। तो साइड में मुझे आज भी वो मोमेंट याद है कि साइड में एसीपी खड़ा था। जब मेरे तीसरे चांस में हुआ था तो मैं एसीपी के जाके पाँव में पड़ गया, मगर सर बहुत बहुत थैंक यू। मुझे लगता है कि एसीपी ने शायद पास कर दिया, बट वो मेरी मेहनत थी कि हाँ वो तीसरे चांस में मेरे पास हो गया था। तीसरे चांस में मेरे से हो गया था, 14 फुट का था। मेरे से नहीं लगता था यार, हर किसी कुछ ना कुछ वीक होता है। उसके बाद फिर हमें लेके जाते हैं लॉन्ग जंप से, लेके जाते हैं कहाँ पर, आपको हाई जंप पे लेके जाते हैं। हाई जंप ज़्यादा नहीं होता, 2.5 फुट का समथिंग होता है। तो हाई जंप के नीचे कईयों ने डाउट था कि सर गद्दा मिलता है, गद्दा नहीं मिलता। लेकिन जो उसके नीचे, जो हाई जंप के नीचे होता है ना, वो खुदा रेती होती है, रेती जो जमुना रेती होती है ना वो होती है। और उसको ना खोदे हुए रखते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं कि ठोस नहीं होता, वो नॉर्मली होता है। तो उसके ऊपर हाई जंप था, तो मैंने टाइगर जंप मारा था, तो मेरा हाई जंप वैसे नॉर्मली हो गया था। उसके बाद हमें कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे ऐसे ही बैठा के रखा था। तो उसके बाद सबसे लास्ट में होता हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट। तो वहाँ पर लेके गए थे, हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट होता है वहाँ पर। क्या है कि एक बड़ा अफसर तो रहता ही रहता है, कंपलसरी है। तो हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट में हुआ था, तो मेरी वहाँ पर
बैठी थी 172 हाइट, जो मेरी हाइट नापी थी। वैसे मेरी जब यहाँ पे मैं नापता था मेरी 170.5 थी कुछ थी, पर वहाँ पे लगभग 1 सेंटीमीटर फालतू ही नापती है, कैसे भी हो आप कैसे भी कर लो चाहे। तो वहाँ मेरी 172 कुछ थी। उसके बाद मेरी चेस्ट ठीक थी पहले से, तो चेस्ट वगैरह सब कुछ ये हो गया था। अब उसके बाद आपका मेन जो प्रोसेस है, जो मेरे से पूछा गया था, ये डाउट था कि सर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगते हैं फिजिकल के टाइम। तो फिजिकल के टाइम मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है। जब आपका सब ये प्रोसेस हो जाता है ना कि आप सर कि आपका जब चेस्ट और हाइट मेजरमेंट हो, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आपको मैं बता दूं, मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया था ए, तो मुझे एनसीसी सर्टिफिकेट के 2 नंबर मिल रखे थे। तो मैंने अपना एनसीसी सर्टिफिकेट दिखाया था, 12th की मार्कशीट दिखाई थी, और मैंने उसके अलावा अपना लर्निंग लाइसेंस दिखाया था। लर्निंग मेरा LMV होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल। तो मेरा गाड़ी और बाइक दोनों का बना हुआ था, परमानेंट और लर्निंग उस टाइम पे दोनों अप्लीकेबल थे, तो दोनों ही दिखा रहे थे। तो मैंने अपना ये दिखाया था और अपना आधार कार्ड दिखाया था। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स में यही मांगे जा रहे थे। और उसके अलावा एक जो एसएससी का एप्लीकेशन फॉर्म था, जब एसएससी ने अब अप्लाई किया था, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगा जा रहा था, मैंने वो भी दिखाया था। अब ये सब डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद उसकी एक फ़ोटो कॉपी रख ली जाती है उनके पास, और वो फिर एक रिबन बांधते हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का, कि आपका वो एक साइन होता है कि आपका फिजिकल क्लियर हो चुका, आप एक नेक्स्ट प्रोसेस से गुजर चुके हैं, अब आप नेक्स्ट प्रोसेस में आ चुके हो। तो फिर उसके बाद हमारा क्या डॉक्यूमेंटेशन हुआ, हमारा क्या ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। फिर हमें वहाँ पर लेकर गए थे, वहाँ पे साइबर रूम में ले गए थे। वहाँ पर जाके देखा तो हमारे जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन प्रोसीड किए गए थे। तो ऑनलाइन वगैरह डॉक्यूमेंट चढ़ा के मुझे रात को वहाँ पे बज गए थे 11। अब 11 बजे के बाद मैं घर आया था। मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन कंफर्म है, लेकिन मुझे बस ये पता था कि कहीं भी हाथ पाँव नहीं तुड़वाने, अपना फ्रेश रहना है, घर पे रहना है, सेफ रहना है। तो बट वो कहते हैं ना कि एक अंदर से डर रहता है, यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं वैकेंसी रद्द ना हो जाए, ऐसा डर था मेरे अंदर कि वैकेंसी वगैरह रद्द ना हो जाए, यार ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मतलब मेरे को हर डेली डर लगा रहता है, पता नहीं कोई ऐसा क्राइसिस ना आ जाए, कोई कोरोना आया आज तो कल कुछ और ना जाए, सारी वैकेंसी रद्द हो जाए। क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका था। मुझे पता 74 मार्क्स समथिंग है, और कट ऑफ हमारी बहुत कम गई थी। तो सच में यार मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं इसी का वेट करता था, उसके साथ साथ मैं CPO की तैयारी कर रहा था। फिर मुझे आज भी याद है, हमारा रिज़ल्ट आने वाला था, आई थिंक सितंबर में आने वाला था रिज़ल्ट, लेकिन सितंबर में वो डिले हो गया था किसी कारण। फिर उसके बाद दिवाली गई, अक्टूबर गया था, नवंबर गया था, और फिर दिसंबर। नोटिफिकेशन आया था 15 दिसंबर का, याद होगा आपको। तो 15 दिसंबर को हमारा रिज़ल्ट आया था। तो 15 दिसंबर जो मैंने अपना नाम देखा ना, सच बता रहा हूँ भाई, मेरे घर में मेरी ही आवाज़ थी और किसी की आवाज़ नहीं थी। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। पापा की आंखों में आंसू थे, मम्मी की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि मेरे लिए पहली जॉब थी जो मैं ज्वाइन करने जा रहा था। CPO का तो मेरा बाद में हुआ था, लेकिन ये मेरी पहली जॉब थी, मैं ज्वाइन करने जा रहा था। तो ये मेरी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मोमेंट था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मेरी जो टोटल रैंक आई थी वो 2172 आई थी टोटल ऑल ओवर इंडिया में। जो जितनी वैकेंसी थी बाकी सारे तो विद्यार्थी में डाल दिए थे, कुछ पता 500-600 जो भी थे। उसके जस्ट 4 दिन बाद ही जो प्रोसेस होता है, जब हमारा नाम आ जाता है सब कुछ है, तो उसके 4 या 5 दिन बाद ही नोटिफिकेशन आता है कि आपको NPL बुलाया जाता है। अब NPL में जब आप बुला लिए जाते हो, तो NPL में जाकर आपको क्या है कि मेडिकल का जो आपका प्रोसेस है ना, वो कंप्लीट करना होता है। आप जब NPL में बुलाए गए, हम NPL में चले गए थे 4 या 5 दिन बाद ही। तो उसके बाद हमें कुछ फॉर्म दिए गए थे, एक तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म होता है वो, और एक उसके अलावा आपका मेडिकल फॉर्म दिया गया था। तो मेडिकल फॉर्म इसलिए दिया गया था ताकि आप अपने मेडिकल अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, कोरोना की वजह से अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जाके करा सको। तो इसलिए मेडिकल फॉर्म आपको दिया गया था। और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म कि आपको 4 कॉपी दी गई थी, कि आपको ये 4 कॉपी, एक कॉपी तो वहाँ पे जमा करनी थी, एक अपने पास रखनी थी, एक आपको अपने नियर बाय जो पुलिस थाने में थी वहाँ पर जमा करनी थी, और 2 कॉपी वहाँ पर जमा करनी थी, सॉरी। तो 4 कॉपी दी गई थी। और मेडिकल फॉर्म अपना नियर बाय हॉस्पिटल में करा लिया था मैंने। तो मेरा गुड़गांव में पड़ता है सिविल हॉस्पिटल, तो मैंने अपने यहीं से करा लिया था मेडिकल। तो मेडिकल में मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ऑल ओके था। तो मेडिकल मेरा नॉर्मली हो गया था। मेडिकल के बाद ही फिर उसके 15-20 दिन बाद हमारा मेडिकल के फॉर्म थे वो जमा होने लग गए। तो मैं वहाँ पे जाके अपना जो मैंने वो भरा था पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म वो, और अपना मेडिकल फॉर्म वगैरह करा के 10-15 दिन बाद फिर दोबारा गया NPL में। अब NPL में जाके क्या करते हैं, वो मेडिकल फॉर्म जमा कर लेते हैं और आपका क्या कर लेते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म जमा कर लेते हैं। अब उसके
कुछ टाइम बाद फिर वेट करना पड़ता है 15-1 दिन का शायद। अब यार काफ़ी पुरानी बात है, एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है, ना मैंने कोई ऐसा डाटा उठा के देखा है कि कितनी तारीख को, क्योंकि यार मेरे को तो सिर्फ आपसे अपनी बात शेयर करनी है, अपनी फीलिंग शेयर करनी है, मैं वो करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि हाँ, लेकिन 10-15 दिन बाद ही हमें दोबारा बुला लिया जाता है। मतलब दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाता है कि ऐसे ऐसे अपने जॉइनिंग लेटर लेने आ सकते हैं जितने भी ये कैंडिडेट हैं। तो हम जाकर फिर अपना जॉइनिंग लेटर लेके आते हैं। जॉइनिंग लेटर लेके आने के टाइम कुछ बातें ध्यान रखने बात ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट जो जो आपने अटैच किए थे उस टाइम पे 10th 12th एनसीसी सर्टिफिकेट, और अगर आपने ग्रेजुएशन लगा रखी है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, और उसके अलावा आपका जो ये कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़, और ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं मांगता आई थिंक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने पड़ते हैं, और एक वो फॉर्म देते हैं तो वो फॉर्म भरना पड़ता है। तो उस फॉर्म के साथ आपको वहाँ पे एनपीआर बुला लिया जाता है। एनपीआर में आपको काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिलेगी, कम से कम भी 400-500 बच्चे एक लाइन बैठे मिलते हैं। तो 500 बच्चों को हर एक दिन बुलाते हैं, 500 करके, ऐसे 10-15 दिन तक यही प्रोसेस चला था। तो मेरा दूसरे दिन ही नंबर आ गया था, तो मेरे को बुला दिया गया था। तो मैं सुबह गया था 11 बजे, मेरा शाम को 4 बजे नंबर आया था। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए गए थे, मेरे से 2 साइन कराए गए थे, और मेरी ऑनलाइन फ़ोटो ली गई थी, और ऑनलाइन ही सबमिशन किया गया था। और उसके बाद मेरा जो थोड़ा सा ये क्या कि मतलब थंब वगैरह लिए गए थे। उसके बाद मेरे को जॉइनिंग लेटर मिल गया था। जॉइनिंग लेटर में जो प्रोसेस था वो यही था कि 7 मार्च से आप 15 मार्च तक कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने 7 मार्च को ज्वाइन नहीं किया, मैंने किया था 9 मार्च को ज्वाइन। तो 9 मार्च को ज्वाइन किया था, लेकिन 15 मार्च तक ज्वाइन कर सकते हो ये लिखा हुआ था, लेकिन उसको बाद में फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया था, उसको 24 मार्च कर दिया गया था कि कोई भी कैंडिडेट अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो 24 मार्च तक ज्वाइन कर सकता है। तो हमने अपना 9 मार्च तक ज्वाइन कर लिया था। हमारी 9 मार्च को आमद हो गई थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया 9 मार्च से ही हमारी सैलरी आनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब जो हमारी सैलरी ऐड होती है वो 9 मार्च से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आती वो 1.5-2 महीने 3 महीने बाद है, लेकिन सैलरी 9 मार्च से ही स्टार्ट हो जाती है जब आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हो। तो यही मेरा प्रोसेस था, यही थी मेरी जर्नी की, मतलब मैंने सिलेक्शन कैसे लिया, कैसे कैसे मैं वहाँ तक पहुँचा, मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो ये सब था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार आपकी भी कुछ ऐसी जर्नी और आप भी अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें, अच्छा लगेगा कभी मिले तो मैं ये चाहता हूँ, हार्ड वर्क करो, पढ़ो, मेहनत करो। अगर मेहनत करोगे ना तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ। मैं यार 2 या 3 साल से मेहनत ही कर रहा था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ज़िंदगी में अगर एक अच्छी नौकरी नहीं मिली ना, सपोज़ मान के चलो, भगवान ना करे, अगर ज़िंदगी में अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैं गारंटी के साथ ये बोल रहा हूँ, एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाओगे अगर आप पढ़ोगे। क्योंकि बुकों से पढ़ा हुआ जो व्यक्ति होता है ना, वो कभी बेकार नहीं जाता, वो हमेशा बेकार नहीं, वो हमेशा एक अच्छा इंसान ही बनकर निकलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मेहनत करो, पढ़ो, लिखो, और अगर कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आईडी में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर आप मेरे से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। हाई मैं मानता हूँ थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, बट रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ये गारंटी है। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।